नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 हेतु सामान्य अध्ययन के 13वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य कौन है। पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है नॉर्थ मैसेडोनिया और चौथा है टर्की। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1949 में की गई थी। 1949 में सोवियत संघ के संभावित विस्तार और साम्यवाद के प्रसार के खतरे से पश्चिमी यूरोप की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। और नाटो का जो नवीनतम सदस्य है 32, वो है स्वीडन। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए 31 मेंबर की, तो 31वां सदस्य है फिनलैंड। ये बना था 2023 में। 30वां सदस्य है नॉर्थ मैसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किस देश में किया गया। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ब्रिटेन। तो हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए स्टैचू ऑफ यूनियन की, तो ये 90 फुट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमा है, जिसका अनावरण 8 अगस्त 2024 को टेक्सास के ह्यूस्टन के पास स्थित सुगरलैंड शहर में किया गया, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया। तो स्टैचू ऑफ यूनियन बेसिकली हनुमान जी की 90 फुट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमा है। अगर बात की जाए अमेरिका में प्रतिमाओं की, तो ये तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली है, तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली है स्टैचू ऑफ लिबर्टी 151 फीट, दूसरी है फ्लोरिडा में पेगासस और ड्रैगन प्रतिमा, यह है 110 फीट, और तीसरी है स्टैचू ऑफ यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है जापान और चौथा है मध्य प्रदेश। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की स्थापना जो है वो केरल के त्रिशूर में स्थापित करने की घोषणा की है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पहला ऑप्शन है काल्पनिक, दूसरा है तद्भौतिक, तीसरा है अमूर्त और लास्ट है गैर विवरणात्मक। तो कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से तद्भौतिक यानी एम्पैथेटिक होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से तद्भौतिक या एम्पैथेटिक होना चाहिए, अर्थात संवाद मजबूत या प्रभावी होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों पर इसका जोरदार असर पड़े। कमजोर संवाद से विद्यार्थियों का ध्यान विषय की ओर केंद्रित होने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप आईआईटी तथा आईआईएससी में पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इस कार्यक्रम हेतु वे छात्र मान्य होते हैं जो 4 वर्षीय स्नातक स्तरीय अथवा 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमटेक या 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमएससी आदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी धाराओं में आईआईएसईटी, साथ ही साथ आईआईएस, आईआईटी, एनआईटी, आईएसईआर जैसे संस्थानों में कर चुके हैं या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, दूसरा है गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, तीसरा है वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना
और लास्ट है अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोहस्तांतरण करना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा कूट है पहला, दूसरा, तीसरा। थर्ड है पहला, तीसरा और चौथा। और लास्ट है पहला, दूसरा और चौथा। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के जो उद्देश्य हैं वो सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, सही है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। थर्ड है वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना, ये भी सही है। जबकि लास्ट अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोहस्तांतरण करना, ये गलत है। तो ऑप्शन 4 सही गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही होगा, इसलिए कूट बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। दूसरा है अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक प्रशस्तर। तीसरा है अधिगमकर्ता के साथी समूह। और लास्ट है परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। तो अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि पहले से ज्ञात जानकारी से विषय वस्तु पर समग्र शीघ्रता से समझ जो है वो शीघ्रता से बनने लगती है और अधिगमकर्ता को अगले चरण का पूर्व ज्ञान रहता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण कार्यक्रम। दूसरा है सेमिनार। तीसरा है कार्यशाला। और लास्ट है सिंपोजियम। तो जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह सेमिनार कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है। पहला ऑप्शन है विमर्श, प्रेक्षण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन। दूसरा है योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श। थर्ड है योजना निर्माण, विमर्श, प्रेक्षण, क्रियान्वयन। और लास्ट है क्रियान्वयन, प्रेक्षण, योजना निर्माण तथा विमर्श। तो क्रियान्वयन अनुसंधान में सोपानों का सामान्यतः एक अनुक्रम होता है। सर्वप्रथम एक योजना निर्माण की जाती है, तत्पश्चात उससे क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न पक्षों पर ध्यान देकर प्रेक्षण यानी निरीक्षण कार्य संपादित होता है और लास्ट में अनुसंधान कार्य में इन कार्यों की समाप्ति के बाद विमर्श का स्थान आता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। पहले योजना निर्माण होगा, फिर क्रियान्वयन होगा, फिर प्रेक्षण और लास्ट में विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है देश की सामाजिक व्यवस्था से। दूसरा है समाज की आर्थिक स्थिति से। थर्ड है विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से। और लास्ट है शैक्षणिक व्यवस्था से। तो शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित होता है। किसी देश की शैक्षणिक व्यवस्था जितनी उन्नत व जितनी जीवन प्रक्रम से संबंधित होती है, अधिगम प्रक्रिया उतनी ही सुंदर व सजीव होगी। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं, अनुसंधान विधियां समुच्चय 1 में तथा प्रदत्त संकलन उपकरण समुच्चय 2 है। दोनों समुच्चयों का मिलान करें तथा सही उत्तर का चयन करें। पहले समुच्चय में अनुसंधान विधि दी गई है और दूसरे में प्रदत्त संकलन उपकरण। तो प्रयोगात्मक विधि संबंधित है मानकी परीक्षाएं से, तो ए का तीसरा सही हो जाएगा। ए का तीसरा से मिलान हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि मानकीकृत परीक्षाएं। कार्योत्तर विधि विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं, तो बी का चौथा हो जाएगा। वितरणात्मक सर्वेक्षण विधि प्रश्नावली। वितरणात्मक सर्वेक्षण विधि में प्रश्नावली से इसका आयोजन होता है। और लास्ट है इतिवृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि। तो इतिवृत्तात्मक जिसको ऐतिहासिक विधि कहते हैं, इसमें प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतों का उपयोग किया जाता है, इसलिए डी का पहला हो जाएगा। इस तरह जो ऑप्शन नीचे कूट दिए गए हैं, ऑप्शन बी जो है
वो सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है? पहला ऑप्शन है संप्रेषक, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव और संदेश। दूसरा है माध्यम, संप्रेषक, संदेश, रिसीवर, प्रभाव। थर्ड है संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर और प्रभाव। और लास्ट है संदेश, संप्रेषक, माध्यम, रिसीवर और प्रभाव। तो संप्रेषण प्रक्रिया में काल क्रमानुसार है संप्रेषक, संदेश, पहले पर संप्रेषक, संदेश, फिर है रिसीवर, माध्यम थर्ड पे, फिर रिसीवर और फिर प्रभाव। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए संप्रेषण प्रक्रिया के इस फार्मूले की, तो इसका प्रयोग किया था पॉलिटिकल साइंटिस्ट लासवेल ने, इसीलिए इसे लासवेल फार्मूला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लैन का प्रकार है? पहला ऑप्शन है ईथरनेट, दूसरा है टोकन रिंग, तीसरा है FDDI और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो ईथरनेट, टोकन रिंग और FDDI लैन के तीन मुख्य प्रकार हैं। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग बस या स्टार टोपोलॉजी के साथ होता है। टोकन रिंग का प्रयोग बस और रिंग टोपोलॉजी दोनों के साथ होता है तथा FDDI रिंग टोपोलॉजी के साथ उपयुक्त होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। लैन के प्रकार ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DAVP का पूर्ण रूप है? पहला ऑप्शन है डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वोकल पब्लिसिटी, दूसरा है डिवीजन ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी और लास्ट है डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो DAV का पूर्ण रूप है डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यह भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों समेत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संगठनों के लिए प्रचार एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट पद का पूर्ण रूप है? पहला है सैटेलाइट इंडियन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, दूसरा है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, थर्ड है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट और लास्ट है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीचर्स एजुकेशन। तो साइट का पूर्ण रूप है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए साइट की, तो यह नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट था जो वर्ष 1975 में प्रायोगिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS पद का तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा है डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, थर्ड है डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर और लास्ट है डिपेंडेंट नेम सर्वर। तो DNS का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यह उन कंप्यूटर्स जो इंटरनेट या किसी प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े हैं के लिए एक श्रेणीबद्ध वितरित नामकरण प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIF का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है ग्लोबल इंफॉर्मेशनल फॉर्मेट, दूसरा है ग्राफिक्स इंफॉर्मेशनल फॉर्मेट, तीसरा है ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल और लास्ट है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो GIF का पूर्ण रूप है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यह कंप्यूटर पर एक बिटमैप इमेज फॉर्मेट है जो छवियों को कंप्यूटर पर सेव करने के लिए फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है? पहला ऑप्शन है हिमानी, दूसरा है तटीय कटाव, तीसरा है भूस्खलन और लास्ट है बर्फानी तूफान। तो बर्फानी तूफान मौसम संबंधी खतरा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और अगर हिमानी, तटीय कटाव और भूस्खलन जो है ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? पहला ऑप्शन है डीजल, दूसरा है बायोगैस, तीसरा है कोयला और लास्ट है पेट्रोल। तो बायोगैस ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल ईंधन है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जबकि अन्य ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है, परंतु बायोगैस के दहन से ऐसा नहीं होता है, या होता भी है तो नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, दूसरा है बंजर भूमि के विकास में, तीसरा है बांध और जल धारण संरचनाओं में, और लास्ट है ईंट उद्योग में। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका उपयोग सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में भी किया जाता है, बंजर भूमि के विकास में भी, बांध और जल धारण संरचनाओं में, और ईंट उद्योग यानी इन सभी में फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? पहला है अविनियमित लघु स्तरीय उद्योग, दूसरा है अशोधित वाहित मल, तीसरा है कृषि वाह और चौथा है ताप विद्युत संयंत्र। तो भारत की नदियों में लगातार बढ़ता प्रदूषण अशोधित वाहित मल के कारण है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही कूट की पहचान करें। सूची 1 में दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व ओजोन दिवस और विश्व एड्स दिवस। इनको डेट से मिलान करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो ए का चौथा सो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हम नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? पहला है कजली सूत, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन की ऑक्साइड और लास्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो घरेलू, औद्योगिक और वाहनों से निकलने वाला धुआं, सूत, जिसे आम भाषा में कजली या कालिख भी कहा जाता है, मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इससे दृश्यता में कमी, फेफड़े में धूल आदि जमना, अस्थमा जैसे अन्य रोग के भी प्रमुख कारक हैं। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है यूरोपीय यूनियन, तीसरा है चीन और लास्ट है भारत। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति जल उपयोग सर्वाधिक है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन, तीसरा है कानून की समझ समानता और लास्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जबकि अगर बात की जाए समान कार्य के लिए समान वेतन की, तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं वरन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत एक संवैधानिक लक्ष्य है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मूल अधिकार है, कानून के समझ समानता ये भी मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन ये मूल अधिकार नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? पहला है राज्य सरकार द्वारा अनुदान, दूसरा है कृषि आय पर कर, तीसरा है ऐच्छिक दान या उपहार और लास्ट है संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर। तो राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ऐच्छिक दान या उपहार कर, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर ग्राम पंचायतों की आय का साधन है, जबकि कृषि आय पर कर ये अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कृषि आय पर कर ये ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का उपयोग किया था? पहला ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, दूसरा है जॉन स्ट्रेची, तीसरा है अरस्काइन पेरी और लास्ट है रिपन। तो सर अरस्काइन पेरी जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
1878 को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम बताया था। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका नाम है एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा है केनोपनिषद, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है, जिसमें यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा है मेरठ, तीसरा है वाराणसी और लास्ट है भदोही। तो उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। मेरठ जो है वो खेल समान, वह रेशमी कपड़ा उद्योग के लिए वाराणसी जाना जाता है रेशमी कपड़ा उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, दूसरा है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, तीसरा है न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और लास्ट है न्यायमूर्ति जे. प्रकाश श्रीवास्तव। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति जे. प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए एनजीटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इस तरह आज की वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसे अपनी मित्र मंडली में साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।